वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। हाजिर है हम एक बार फिर से करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए आज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं जिसमें टॉपिक है यूथेनेशिया, राइट टू डिग्निफाइड डेथ। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स, इंडियन पॉलिटी जो GS2 में है और एथिक्स GS4 को कनेक्ट करता है। इंडियन पॉलिटी GS2 में ये मेंस फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर इसका क्वेश्चन बनता है और एथिक्स में इस पर क्वेश्चन आता है कि क्या यूथेनेशिया का डिसीजन या एक्शन एथिकल माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को कनेक्ट करेंगे और करंट अफेयर्स के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी हेडलाइंस क्या है। ये 26 अक्टूबर इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में पब्लिश हुआ है और इसकी हेडलाइंस है द राइट टू डाई विद डिग्निटी, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स एंड व्हाट द लॉ सेज। इससे पहले हम इस आर्टिकल को डिटेल में समझें, पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं और वो कॉन्सेप्ट है वेजिटेटिव स्टेट के ऊपर। ह्यूमन बॉडी और मेडिकल फील्ड के अंदर एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट का सिंपल मतलब यहां पे यही है जिसको हम बोलते हैं अनरिस्पॉन्सिवनेस। अनरिस्पॉन्सिवनेस का मतलब यहां पे यह है कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी एक्टिविटीज हो रही हैं और उस पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो ह्यूमन बॉडी वेजिटेटिव स्टेट में एंटर कर गई है। अब आपको लगेगा कि ये तो कंडीशन कोमा की होती है, जब हम बोलते हैं कि कोई इंसान कोमा में चला गया है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। नहीं, इसमें एक छोटा सा फर्क है। हम बोलते हैं कि कोमा में दो चीजें हैं, अनअवेयरनेस भी है, उसमें अवेयरनेस भी नहीं है और वो वेकफुल भी नहीं है, यानी वो जागा हुआ भी नहीं है और उसको अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में भी नहीं पता। दोनों चीजें एब्सेंट है। लेकिन वेजिटेटिव स्टेट में अ पर्सन इज अवेक बट इज शोइंग नो अवेयरनेस। तो वेजिटेटिव स्टेट और कोमा में क्या डिफरेंस आ गया? वेजिटेटिव स्टेट, कोमा में ना तो वो अवेक है, नॉट अवेक, और अवेक नहीं है तो नॉट रिस्पॉन्सिव भी है, प्लस नॉट रिस्पॉन्सिव। लेकिन वेजिटेटिव स्टेट में वो अवेक है लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हमने जब ये समझ लिया कि वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है, यानी एक ऐसी कंडीशन इन विच द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस वेजिटेटिव स्टेट से ये कुछ पिक्चर्स हैं जहां पे आपको लगा होगा कि कोमा में आईज क्लोज, ईयर्स क्लोज, ब्रेन डेड है, ब्रेन एक्टिविटी नहीं कर रहा है। वेजिटेटिव स्टेट में ब्रेन एक्टिविटी कर रहा है, इसलिए देखिए आईज भी ओपन है और वो विजन है। आईज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ब्रेन तक नहीं पहुंचा रही, लेकिन वो रिसीव कर रहा है, वो विजन को रिसीव कर रहा है, वो हियरिंग को रिसीव कर रहा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि जब कोई भी पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में एंटर कर जाता है, जब कोई भी पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में एंटर कर जाता है, वहां से डिमांड आती है कि यूथेनेशिया की या मर्सी किलिंग की। जैसे कि नाम बताता है कि मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग यानी हम आपसे मर्सी चाहते हैं। मर्सी का मतलब हम आपसे प्लीड कर रहे हैं कि प्लीज हमें इस पेन से, इस सफरिंग से हमें मुक्त कर दीजिए, और उसका एक ही जरिया है कि हम अपनी जिंदगी और आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम डेथ को इनवाइट कर रहे हैं, हम लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इसी को बोलते हैं मर्सी किलिंग, यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया की डिमांड कब उठती है? यूथेनेशिया की डिमांड उठती है कि उसके लिए कुछ कॉजेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फिजिकल कंडीशंस, जब इतना भयंकर दर्द हो, बिल्कुल टॉलरेट ना किया जा रहा हो, जब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि आपको पता है कि आपको जो डिजीज है वो इनक्योरेबल है, आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, आप उस बीमारी से कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आप इसके बाद कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते।
जब ये मेडिकल प्रोफेशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि ह्यूमन बॉडी वापस ठीक नहीं हो सकती, तो फिर आपको लगेगा कि एक बर्डन है और आप किसी पर डिपेंडेंट हैं। और अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हैं तो एक दो तीन कुछ लोग कंटिन्यूसली आपकी सिर्फ सर्विस में हाजिर हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है जहां पे हम देखते हैं कि किसी हम बीमार इंसान की देखभाल कर रहे हैं ये जानते हुए कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और आखिरी एक कॉज है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस, कि कभी कभी कुछ परिवार ऐसे हो सकते हैं कि वो प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन, और वो ख्याल भी रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको उस बीमार आदमी या बीमार इंसान की ट्रीटमेंट के लिए पैसा उठा पाए, पैसा खर्च पाए हॉस्पिटल में। तो एक टाइम के बाद जब उनके सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, फिर उनके पास ये डिसीजन आता है कि क्या हम यूथेनेशिया करें या ना करें। तो कुछ कॉजेज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि किन कंडीशंस में यूथेनेशिया की डिमांड उठती है। मैं आपके लिए एक मूवी का सीन भी लाया हूं ताकि आपको और अच्छे से ये डिपिक्ट हो पाए कि यूथेनेशिया की डिमांड किन कंडीशंस में डिमांड करी जाती है। तो एक मूवी का क्लिप देखेंगे और फिर उसको आगे हम समझेंगे। ये एक मूवी है गुजारिश। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इस मूवी को देखा हो। इस मूवी में ऋतिक रोशन को एक ऐसी डिजीज है जहां पे वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे और अब वो हैंडीकैप्ड हो गए हैं, यानी वो व्हीलचेयर पे हैं। अब उनको कॉन्स्टेंटली एक सपोर्ट की जरूरत है। अब ऐसे केस में उनके पास और उनकी हेल्थ भी खराब होती जा रही है। तो अब ना तो वो बर्डन बनना चाहते हैं और वो अपने पेन से छुटकारा भी चाहते हैं, तो वो पिटीशन डालते हैं कि मैं मर्सी किलिंग की पिटीशन चाहता हूं और प्लीज मेरे को यूथेनेशिया से इस पेन से रिलीफ कर दिया जाए और मेरे को डेथ दे दी जाए। इसी चीज पर डिस्कशन हो रही है। एक एडवोकेट है जो उनके फेवर में बात कर रहा है और एक एडवोकेट है जो उनके अगेंस्ट में बात कर रहा है। तो ये एक सीन है जो हम देखते हैं। आपका बेटा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट I am. बहुत प्यार करती हैं आप उनसे, Of course. फिर आप उसके साथ क्यों नहीं रहती? ये ईथन की मर्जी है कि मैं उसके साथ ना रहूं। वो नहीं चाहता कि मैं उसे इस हाल में देखूं। आप उसकी इस पिटीशन से सहमत हैं? डू यू एग्री? मैं इसकी माँ हूं। I gave him life. पर I believe कि ईथन का अपनी जिंदगी पर हक है। आखिर जिंदगी है किसकी? मेरी, क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया, या डॉक्टर नायक की क्योंकि उन्होंने उसे बचाया, या सोफिया की क्योंकि वो हर रोज उसकी देखभाल करती है, या दिव्यानी की बिकॉज शी इज फाइटिंग फॉर इट, या मिस्टर प्रोसिक्यूटर आपकी क्योंकि आप इस पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर जज साहब आपकी क्योंकि इसका फैसला आपके हाथ में है। ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ईथन की है। Give my son the dignity guaranteed under Article 21 of Indian Constitution. अगर आपका बेटा इस काम में आपकी मदद मांगे तो एक बेटे की जान लेने में क्या उसकी अपनी मां उसकी मदद करेगी? हाँ, I will. I want his pain to stop. I want his suffering to stop. Well, if you allow me, Your Honor, मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाना चाहूंगा। All right, go ahead. उमर, Oh, I need a volunteer. Mr. Prosecutor, जी मदद करेंगे मेरी? क्या मतलब? आपको इस बॉक्स में रहना है 60 seconds, Mr. Prosecutor, और मैं आपको एक ब्रांड न्यू दुनिया में ले जाऊं। Trust me, it's great fun. Okay. $60 seconds, Mr. Prosecutor.
लगता है आज बारिश होगी, योर ऑनर। आई होप यू आर कैरिंग योर अम्ब्रेला। बारिश, अच्छी खासी धूप है बाहर। Let's get to the point, Mr. Mascarenas, your magic trick. Oh, I just love going in the rains. बारिश में कभी कभी मेरे छत से पानी टपकता है, योर ऑनर। Mr. Mascarenas, what is going on? So I have rings inside and the outside. It's really quite funny. If this is your idea of a magic trick, thank you very much. Please, Mr. Prosecutor, को बाहर निकालिए। Timing, your honor. Timing is everything in magic. Mr. Mascarenas! Let him free, or I'll have you held for contempt of court. Wrong, sir. Mr. Mascarenas! मजाक है। You think this is funny? अंदर पता है कैसी घुटन होती है? You can't move. 60 seconds. ईथन मैस्केरेनास की जिंदगी के 60 seconds बर्दाश्त नहीं कर पाया। 60 seconds, Mr. Prosecutor. That's all, Your Honor. तो इस वीडियो में जो हम समझना चाह रहे हैं वो ये है कि एक पर्सन जो बिल्कुल भी ऐसी स्टेट में है जो वहां से रिकवरी नहीं हो सकती, वो इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पेन को और कोई नहीं समझ सकता, उस पेन को सिर्फ वो पेशेंट समझ सकता है। तो क्या ऐसे केस में क्या ये ऑप्शन है कि वो अपनी लाइफ खुद ही खत्म कर दे ताकि ना उनका फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो, ताकि वो किसी और पे डिपेंडेंट भी ना हो, और वो एक डिग्निफाइड लाइफ से जो जिए हैं तो वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ को एंड भी कर पाए। तो यही कुछ केसेस हैं, यही कुछ कंडीशंस हैं जहां पे हम देखते हैं कि यूथेनेशिया या मर्सी किलिंग की जो डिमांड है वो सामने लाई जाती है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस भी बनाए हैं। अब एक्चुअली में यूथेनेशिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं। जो इस आर्टिकल में, जो हमारे आज के आर्टिकल में जो डेफिनेशन है उसकी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यूथेनेशिया को डिफाइन किया गया है, इट इज द इंटेंशनल, जानबूझ के, इंटेंशनल किलिंग ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट बाय द डॉक्टर फॉर द गुड ऑफ द पेशेंट। एक डॉक्टर द्वारा जानबूझ के एक पेशेंट की डेथ करवाई जाती है ताकि उस पेशेंट के फेवर में, ताकि उस पेशेंट की बर्डन और पेन कम कर सके। The withholding or withdrawal of life-sustaining treatment also includes do not attempt resuscitation. अब बहुत से तरीके हैं जिससे जो डॉक्टर्स हैं वो किसी पेशेंट की लाइफ को एंड कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जिससे यूथेनेशिया को प्रैक्टिस किया जा सकता है। उसमें से दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं जिसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो खुद पेशेंट को एक लीथल इंजेक्शन दे देते हैं, हाई डोज ऑफ ड्रग्स दे देते हैं, जिससे उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है, लाइफ जो है वो डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लीथल इंजेक्शन दिया गया है। वैसे ही दूसरा तरीका है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है, डॉक्टर्स जो है वो ओमिट करते हैं। ओमिट का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो पेशेंट को मिल रही है उसको मिलने से रोक देते हैं। यानी पेशेंट को जो बचाए रख रहा है वो क्या है, पेशेंट को बचाए रखने वाला है उसको लाइफ सस्टेनिंग डिवाइसेस बोलते हैं, लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स में आता है जैसे वेंटिलेटर, जैसे फूड पाइप्स, जैसे ऑक्सीजन पंप्स, जैसे डायलिसिस प्लांट्स। तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो लाइफ को कंटिन्यू कर रही है। अगर ये ट्रीटमेंट्स हम नहीं देंगे तो लाइफ अपने आप खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया। इससे पहले वाला था एक्टिव यूथेनेशिया, जिसमें हम जानबूझ के एक ऐसा
ट्रीटमेंट नहीं चल रही है, ट्रीटमेंट में हम एक्स्ट्रा मेडिसिन दे रहे हैं जिससे उस पेशेंट की डेथ हो जा रही है। तो क्योंकि हम एक्स्ट्रा एक मेडिसिन दे रहे हैं जिससे डेथ होती है, इसलिए उसको एक्टिव यूथेनेशिया बोलते हैं। पैसिव यूथेनेशिया में हम एडिशनल कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी चल रहा है उसको रोक देते हैं। तो जो रोकने वाला काम है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव यूथेनेशिया। और वो होता है, उसको हम बोलते हैं या तो विथहोल्ड या विड्रॉ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट। या तो हम पीछे रोक लेंगे या हम जो चीज दे रहे हैं उसको वापस निकाल लेंगे, या तो विथहोल्ड कर लेंगे या विड्रॉ कर लेंगे लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम बोलते हैं पैसिव यूथेनेशिया प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसमें कोई एडिशनल पॉइजन नहीं दिया जा रहा है, इसमें एक्चुअली जो लाइफ को कंटिन्यू कर रहा है उसको हम ब्रेक लगा देते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द लाइफ एंड करके हम पेशेंट को उसकी पेन से रिलीव कर पाए। तो यूथेनेशिया में ये दो टाइप के यूथेनेशिया है जो आपको पता होना चाहिए, एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया। यहां से आगे चलते हैं और अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यूथेनेशिया के बारे में क्या बोलता है। वो यूथेनेशिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजमेंट्स दी हैं। सबसे पहले यूथेनेशिया के बारे में जब न्यूज में खबर आई वो था 2011, जिसको हम बोलते हैं अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ इट इज रिक्वायर्ड एंड द डॉक्टर्स अप्रूव इट, तो treatment could be legally withheld and withdrawn even if the person is not able to take the decision for himself। यानी अगर पर्सन, जो पेशेंट है वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता, उसके बिहाफ पे डॉक्टर्स या उनके रिलेटिव्स ले सकते हैं, उस पेशेंट के रिलेटिव्स डिसीजन ले सकते हैं कि इस पेशेंट का लीगली जो ट्रीटमेंट है वो विथहोल्ड या विड्रॉ कर लिया जाए। ये 2011 में था। इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, कब? 2018 में। केस का नाम क्या है? कॉमन कॉज केस। इसमें बोला राइट टू डाई विथ डिग्निटी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो आपने आर्टिकल 21 पढ़ा ही होगा। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें क्या होता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to the procedure established by law। यानी every person, इसमें हम बोलते हैं every person shall have a dignified life, a dignified life, every person shall have a dignified life। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस लाइफ का मतलब डेथ भी है, तो every person shall also have a dignified death। उसको, उसके जो मरने का तरीका है वो भी रिस्पेक्ट से किया जाएगा। तो यही जजमेंट थी 2018 में जो कॉमन कॉज केस में आई। उसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लेटेस्ट जो है वो 2023 में है। इसमें बोला कॉमन कॉज, ये भी कॉमन कॉज केस है, और इसमें बोला द प्रोसेस फॉर मेकिंग लिविंग विल्स और विड्रॉइंग द ट्रीटमेंट was removed from bureaucratic hurdles। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम इस केस पे वापस आते हैं। यूथेनेशिया में 2 ऑप्शंस हैं। या तो पर्सन जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में हो। अगर पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में है तो कौन डिसाइड करेगा? कि यूथेनेशिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये पॉसिबल है कि वो पर्सन खुद डिसाइड करे। खुद कैसे डिसाइड करेगा? सेल्फ डिसीजन, और दूसरे डिसीजन को बोलते हैं सरोगेट डिसीजन।
सेल्फ डिसीजन में हम बोलते हैं इफ अ पर्सन हैज ड्राफ्टेड अ लिविंग विल, अपने जीते जी उन्होंने एक वसीयत बनाई है, एक लिविंग विल, एक वसीयत बनाई है और उसमें यह लिख दिया है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि मेरे को ऐसी बीमारी होती है जहां से मैं ठीक नहीं हो सकता, तो मैं अभी अपने पूरे होशो आवाज में यह लिख दे रहा हूं कि मेरे साथ यूथेनेशिया और मेरे को मर्सी किलिंग से मेरी लाइफ को एंड कर दिया जाए, मैं उस ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता। ये इस चीज को बोलते हैं लिविंग विल। यानी पर्सन ने खुद ही बोल दिया कि जब मेरे साथ होगा तब मेरे साथ यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया किया जाए। सरोगेट डिसीजन में ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स, सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट, रिलेटिव्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि वो डिसीजन लें। तो ये कब पॉसिबल है? जब पेशेंट जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। दूसरा तरीका है जब पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है, पर्सन इज नॉट इन वेजिटेटिव स्टेट, पर्सन इज नॉट इन वेजिटेटिव स्टेट। तो अगर पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है तब हम क्या करते हैं? तब पर्सन खुद पिटिशन करता है, खुद रिक्वेस्ट करता है, सेल्फ रिक्वेस्ट करता है दैट जो भी डिजीज है, वॉट एवर डिजीज इट इज, आई शुड बी लेट फ्री ऑफ दिस डिजीज। पर्सन रिक्वेस्ट, सेल्फ रिक्वेस्ट टू लेट फ्री ऑफ द डिजीज। इसको हम बोलते हैं, इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर असिस्टेड सुसाइड। कि जब आप अपने होशोवास में खुद बोल रहे हैं कि मेरे को और नहीं जीना, अभी तक आप वेजिटेटिव स्टेट में नहीं पहुंचे, आप खुद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि मेरे को अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं करनी, तो उसको सुसाइड बोलते हैं। लेकिन आप वो सुसाइड कैसे कर रहे हैं? यूथेनेशिया द्वारा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डॉक्टर असिस्टेड सुसाइड। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये है यूथेनेशिया के बारे में कि कब पॉसिबल है, कौन कौन यूथेनेशिया की डिमांड कर सकता है। तो पर्सन जो वेजिटेटिव स्टेट में हो वो लिविंग विल के द्वारा कर सकता है या उसके बिहाफ पे उसके रिलेटिव कर सकते हैं। जो वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है वो भी यूथेनेशिया की डिमांड कर सकता है, और उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं डॉक्टर असिस्टेड या फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। अब ये चीज समझने के बाद हम वापस आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिविंग विल क्या होता है, उसको थोड़ा सा और समझते हैं। व्हाट इज अ लिविंग विल? It is a document prescribing a person's wishes regarding the medical treatment the person would want if the person was unable to share his wishes when in a position of unconsciousness. जब वो अनकॉन्शियस हो जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, और जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा तो उसकी विशेष नहीं जान पाएंगे। तो जब उसकी हम विशेष नहीं जान पाएंगे तो उसके साथ कैसा मेडिकल ट्रीटमेंट देना है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पहले से अगर उसने एक डॉक्यूमेंट में लिख रखा है। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं लिविंग विल। 2018 तक, टिल 2018 लिविंग विल्स वर नॉट लीगल। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, वही जजमेंट जो अभी हमने पढ़ी, जिसको बोलते हैं कॉमन कॉज केस 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट जब जो प्रोसीजर है लिविंग विल बनाने का, पहले तो लिविंग विल को लीगलाइज किया गया, और दूसरी चीज जो बताई कि ये लिविंग विल को कैसे बनाया जाएगा और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको इजी कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। और कैसे सिंप्लीफाई कर दिया? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हटा दी। कैसे हटा दी? दैट द लिविंग विल इन विच इट एलिमिनेटेड
पहले रिक्वायरमेंट थी, अब उस रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया गया है। एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू वैलिडेट द लिविंग विल। पहले आपको एक डिस्ट्रिक्ट जज से इसको वेरीफाई कराना होता था कि मैंने ये लिविंग विल बनाई है, इसको प्लीज वेरीफाई कर दो। अब वो नहीं है, अब सेल्फ अटेस्टेशन बाय नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर इतना ही रिक्वायर्ड है। आप एक किसी भी सरकारी अफसर से या अपना खुद का साइन करके बोल देते हैं और ये जो लिविंग विल है उसको वैलिड माना जाएगा। अब आपको किसी जज की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लिविंग विल बना सकते हैं। तो जब हम लिविंग विल बना देते हैं उसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर मैं वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा तो मेरे साथ कैसा मेडिकल ट्रीटमेंट हो। लिविंग विल एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट एक्सप्रेसिंग योर विशेस अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट इफ यू कैन नॉट मेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। करंट अफेयर्स में जो बात है, करंट अफेयर्स में यह बात है कि 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक गाइडलाइंस रिलीज की हैं कि इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा। इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया प्रैक्टिस करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और वो स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है, तो सबसे पहले एक पेशेंट है, पेशेंट को पैसिव यूथेनेशिया से उसकी लाइफ एंड करनी है। पेशेंट की लाइफ एंड करनी है। पेशेंट की लाइफ पैसिव यूथेनेशिया से एंड करने के लिए हमें यह डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पेशेंट जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में है। पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, ये कौन कंफर्म करेगा? ये डॉक्टर्स कंफर्म करेंगे। तो डॉक्टर्स कंफर्म करेंगे कि वो पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है या नहीं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो हमने बनाया। सबसे पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनता है। एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनता है। इस प्राइमरी मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होता है? इसमें 3 डॉक्टर होते हैं। 3 डॉक्टर कौन से? एक ट्रीटिंग डॉक्टर प्लस 2 अदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो 3 डॉक्टर हैं। ये 3 डॉक्टर मिलके वेरीफाई करेंगे कि क्या ये वेजिटेटिव स्टेट है या नहीं। दूसरा, इस प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के डिसीजन को वेरीफाई करने के लिए एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनेगा। एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड कौन बनाता है? वो हॉस्पिटल बनाता है। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड कौन बनाता है? सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड उस डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर बनाता है। इसमें कौन होगा? इसमें भी 3 लोग होंगे, और वो 3 लोग कौन होंगे? 3 डॉक्टर्स होंगे, और वो 3 डॉक्टर्स कौन है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड में जो डॉक्टर्स थे वो सेम रिपीट नहीं होंगे सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में। तो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड में 3 डॉक्टर थे, उनका डिसीजन आया, फिर उस डिसीजन को वेरीफाई करने के लिए एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। उसके डिसीजन के बाद जो पर्संस हैं, उनके जो उस पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं जो लिविंग विल में लिखे गए हैं, वो अपना कंसेंट देंगे कि हम पैसिव यूथेनेशिया के लिए अग्री करते हैं। और फाइनली जो पैसिव यूथेनेशिया का जो डिसीजन है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है। तो ये प्रोसीजर है आज की डेट पे जो सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया है कि पैसिव यूथेनेशिया इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि बाकी कंट्रीज में पैसिव यूथेनेशिया को लेके क्या स्टैंड है, क्या ओपिनियन है। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। तो नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ऐसी जगह की जो कंट्रीज हैं वहां पे पैसिव यूथेनेशिया, और कुछ कुछ जगह पे तो अलाउस बोथ टाइप ऑफ यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया भी, पैसिव यूथेनेशिया भी। यानी डॉक्टर इंजेक्शन द्वारा, एक पॉइजन इंजेक्शन द्वारा से भी मार सकता है या लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ करके भी डेथ करा सकता है। कभी कभी कुछ कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी दोनों टाइप के यूथेनेशिया अलाउड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक टाइम पीरियड एक्स्ट्रा डाल दिया है कि 6 से 12 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज हैं जहां पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट
मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है जहां पे एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है कि वहां पे यूथेनेशिया नहीं किया जाएगा। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंड है। अब से अगर कोई पूछे कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यूथेनेशिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसका एथिकल आंसर क्या है, क्या ये चीज एथिकल है या नहीं। अगर ये चीज एथिकल है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं प्रो चॉइस पीपल, जो ये बोलते हैं मेरी लाइफ है, ये मेरी बॉडी है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी बॉडी के साथ क्या होगा। तो उनको बोलते हैं प्रो चॉइस पीपल। वो किस चीज पे ज्यादा जोर देते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज्यादा एम्फोसिस देते हैं। वो ये एम्फोसाइज करते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। हम लाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो जो लोग एथिकल बोलते हैं हाँ यूथेनेशिया होना चाहिए, वो ये बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल लाइफ। लेकिन कहीं वहीं पे कुछ रिलीजियस और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से भी लोग बोलते हैं जो इसको अगेंस्ट में बोलते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, लाइफ इज अ गोल, लाइफ इज एन एंड इन इटसेल्फ, इज एन एंड इन इटसेल्फ। आपने एथिक्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं डीओंटोलॉजिकल प्रिंसिपल। डीओंटोलॉजिकल प्रिंसिपल में हम ये समझते हैं कि आपको कोई टारगेट की जरूरत नहीं है, आपको कोई जरिया नहीं है, एक मींस नहीं चाहिए। वो लाइफ एक अपने आप में एक एंड है, तो आप लाइफ को फिनिश नहीं कर सकते। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं लाइफ इज अ मीन, लाइफ इज अ मीन टू अचीव अ डिग्निफाइड डेथ। ये प्रिंसिपल आता है ये प्रिंसिपल आता है टीलियोलॉजिकल अप्रोच पर। टीलियोलॉजिकली कुछ लोग बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ अपने आप में एंड नहीं है, लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन जो डेथ है वो एक पहुंचने के लिए, लाइफ कंप्लीट होगी तो लाइफ एक मीन्स है, लाइफ एक मीडियम है, लाइफ एक जरिया है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये कुछ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। फाइनली हर बार की तरह हम आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी लाए हैं। आप इस मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमें इसका आंसर बता सकते हैं। इस मेंस का क्वेश्चन है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ लिविंग विल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिविंग विल? हाउ वुड दिस डिसीजन ऑल्टर द प्रोसीजर टू कैरी आउट पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया? कि आपको यह समझना है, पहले बताना है कि लिविंग विल क्या होता है, और दूसरा लिविंग विल का जो प्रोसीजर इजी कर दिया गया है उससे पैसिव यूथेनेशिया के प्रोसीजर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी कि आपको पैसिव यूथेनेशिया या यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। हम एक बार फिर आपके साथ एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।